अब हम कृष्णा नदी का जिक्र करेंगे। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वरम की पहाड़ी से भी। कृष्णा नदी उद्गम महाबलेश्वरम की पहाड़ी। ये कहां पर है भाई? महाबलेश्वरम की पहाड़ी महाराष्ट्र। उसके बाद ये इसका फ्लो किस दिशा में रहेगा? पूर्व दिशा की ओर इसका फ्लो रहता है, और चलने के बाद में महाराष्ट्र से चलेगी आगे, ये इस प्रकार से चलते हुए आंध्र प्रदेश के सीमा, ये समुद्री सीमा के साथ में बंगाल की खाड़ी में गिरती है अभी। महाराष्ट्र। फिर इसमें इसकी सहायक नदियां, पहले उत्तर दिशा की सहायक नदियां कीजिए भाई। उत्तर दिशा की सहायक नदियां कौन सी आएगी? सबसे पहले भीमा। भीमा के बाद में आती है मूसी नदी। मूसी नदी के बाद में घाट प्रवाह और माल प्रवाह। मूसी नदी के किनारे शहर का जिक्र करेंगे तो भाई कौन सा आता है? हैदराबाद। किनारे शहर हैदराबाद। फिर दक्षिण की ओर की सहायक नदियां, दक्षिण की सहायक नदियां। यहां पर एक नदी और आएगी, कोयना नदी। यह महाराष्ट्र से चलती है और इस नदी में मिल जाती है अभी कोयना नदी। और कोयना नदी को क्या कहा जाता है भाई? महाराष्ट्र की जीवन रेखा। कोयना नदी इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। और इस नदी पर एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है कोयना बांध। कोयना बांध। यही था कृष्णा नदी से संबंधित जानकारी, या और कुछ भी थी इसमें? यही थे। तुंगभद्रा नदी रहती है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, इसके किनारे पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और वर्तमान में विजयनगर का नाम क्या है? हम्पी। वर्तमान नाम बहुत बार पूछा जाता है। विजयनगर का
वर्तमान नाम। और ये हम्पी कहाँ पे है अभी? कर्नाटक। अब इस नदी पर कुछ बांध आते हैं अभी, उन बांध का नाम आपने सुना होगा। नागा अर्जुन बांध, नागा अर्जुन बांध, फिर आएगा एक बांध और आएगा अलमाटी बांध। ये कृष्णा नदी पर आएंगे बांध, नागा अर्जुन बांध। कौन से राज्य में है ये? आंध्र प्रदेश। फिर आएगा अलमाटी बांध। अलमाटी बांध महाराष्ट्र। नागार्जुन बांध, अलमाटी बांध और श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध ये भी आंध्र प्रदेश में है भाई। आंध्र प्रदेश। ये 3 बांध हैं, तीनों के तीनों बांध वही बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन सी नदी पे है और कौन से राज्य में स्थित है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में, अलमाटी बांध महाराष्ट्र में, श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। कर लिया नोट्स भी ने। नेक्स्ट में नदी कौन सी आएगी? कौन सी नदी आएगी? पेन्नार। ये पेन्नार नदी, और पेन्नार नदी के बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है। कर्नाटक से चलेगी और ये आंध्र प्रदेश के रास्ते से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। पता होना चाहिए कि पेन्नार की खाड़ी, ये पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार नदी। पेन्नार नदी उद्गम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी। इतनी जानकारी है इसके बारे में। प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या नहीं गिरती है? उस समय यह नदी ऑप्शन में थी भाई, पेन्नार नदी। तो इसके बारे में पता होना चाहिए भी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर इसी के पास में एक नदी और आती है, वेगई नदी। वेगई नदी ये भी वन लाइनर ही है। वेगई नदी क्या रहेगा? उद्गम तमिलनाडु की पहाड़ियों से होगा और पाक जल संधि के पास में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उद्गम तमिलनाडु और पाक जल संधि में बंगाल की खाड़ी में, जल संधि में बंगाल की
खाड़ी में। ये जल संधि क्या होती है अभी? जल संधि क्या होती है? जल संधि क्या करती है? किसी चीज को जोड़ती है या अलग करती है? हाँ, कैसे, क्या होता है ये बता सकते हो आप लोग थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन के साथ में? पाक जल संधि की बात करेंगे। संधि क्या करती है? भी संधि जोड़ती है, और संधि विच्छेद क्या करती है? अलग अलग करती है। यहां से देखेंगे तो क्या आ रहा है? पाक जल संधि कहां पर मिलती है? भारत और श्रीलंका के बीच में मिलती है। और ये क्या करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है, जोड़ती है। भारत और श्रीलंका को क्या कर रही है? ये जोड़ रही है या अलग कर रही है? जल संधि का मतलब ये होगा, ये सिर्फ जल की ही संधि कराएगी, न कि भूमि की संधि कराएगी। खाड़ी के बारे में आपको बताया गया था। खाड़ी क्या होती है? यानी कि जल का एक ऐसा भाग जो तीन ओर से भूमि से गिरा, उसको हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। यहां से ऊपर से देखेंगे तो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी, इधर भी है इसका पानी। और यहाँ पर जो ये तीन ओर से जो जल गिरा हुआ है, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। और ये मन्नार की खाड़ी है, और इधर कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। इसके मध्य में जब ये इसको जोड़ रही है ना, तो ये जल संधि है। ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ रही है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये पता होना चाहिए। यानी कि भूमि के दो भागों को तो अलग करती है और जल को जोड़ती है, तो इसका नाम क्या होता है? जल संधि। जल संधि भूमि को नहीं जोड़ेगी, जल को ही जोड़ेगी। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। फिर हमारे आगे चलेंगे तो कौन सी नदी आएगी? कावेरी। और कावेरी नदी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से देखेंगे कावेरी नदी के बारे में, इसकी बेसिक सी जानकारी देखेंगे। जब हमने पश्चिमी घाट पढ़ा और इसको सह्याद्री के नाम से पुकारा गया। सह्याद्री को तीन भागों में बांटा। कौन सी सह्याद्री थी? उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री। तो ये कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होगा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होगा। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कौन सी सह्याद्री में आती है? मध्य सह्याद्री में आती है। जब ये मध्य सह्याद्री में यहाँ से चलेगी कर्नाटक में, ये इस प्रकार से चलती जाएगी और आंध्र प्रदेश से क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और ये गिरेगी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। लेकिन इसकी मेन विशेषता और भी रहती है कि जैसे ये यहाँ से चली, मान के चलिए कि ये पहाड़ी है, और चलने के बाद में ये जलधारा निकली, ये तीन बार दो जलधाराओं में विभक्त होती है और फिर से मिल जाती है। भाई, तीन बार दो जलधाराओं में विभक्त होती है और फिर से मिल जाती है। तो इस प्रकार इस नदी में क्या है? तीन हमें द्वीप मिलेंगे। जिस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी में असम में एक में माजुली द्वीप मिला था, तो उसी प्रकार कावेरी नदी में भी क्या है? तीन द्वीप मिलेंगे। भाई, कौन से द्वीप आते हैं वो उसको देखेंगे। और उसके बाद इसकी और क्या विशेषता रहती है कि ये पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी को क्या कहा गया है? गोदावरी को इसे कहा गया है दक्षिण की गंगा। इसे सिर्फ वो कहा जाता है दक्षिण की गंगा। यह गंगा वर्ड कितनी बार आ चुका है अब तक नदियों में? और कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। इसके पीछे का कारण क्या रहता है? इन दोनों में क्या फर्क है? इसको दक्षिण की गंगा क्यों कहा गया? क्योंकि यह भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है और गंगा क्या है? पहले नंबर की है। इस कारण से इसको क्या कहा गया? दक्षिण की गंगा। जबकि कावेरी नदी का विशेष बात यह रहती है कि इसको पवित्रता के कारण कहा जाता है। गंगा नदी पवित्र है, उसी प्रकार से ये क्या है? कावेरी भी पवित्र है इसी दक्षिण भारत में, तो इसे दक्षिण भारत की गंगा। और विशेष बात यह भी रहती है कि कावेरी एक 12मासी नदी है, जबकि यह तो बरसात के समय में इसका जल स्तर कम ज्यादा होता रहता है, कहीं ना कहीं नदियां लुप्त भी हो जाती है। लेकिन कावेरी नदी जो प्रायद्वीप भारत है उसमें एकमात्र नदी जो कि 12मासी नदी है। इसी कारण से इसके
नाम भाई क्या कहा गया है, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा, इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और एक पर्सन जो अच्छे से आता है ना, नंबर लेने की बजाय देने पड़ जाते हैं। अभी गंगा वर्ड कहाँ कहाँ से चला था और कहाँ तक आ पहुंचा। सबसे पहले सिंधु नदी में आया था किशन गंगा, फिर गंगा में आया राम गंगा, यही था। फिर आगे चले लूनी नदी में आया था रेगिस्तान की गंगा, माही नदी में आया था कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। फिर और आगे चले, और तो आगे नहीं आया था, यहीं पे आया कि दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। 4-5 बार गंगा वर्ड यूज हो चुका है। गंगा नदी में राम गंगा भी आया था, राम गंगा। हेडिंग डालिए कावेरी नदी। उद्गम कर्नाटक की वरमगिरी पहाड़ियों से होता है। पहाड़ियों से होता है और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये इसके बारे में बेसिक जानकारी रही। फिर इसी की और जानकारी के बारे में बात करें तो क्या होगा, यह नदी अपने मार्ग में 3 बार 2 जलधाराओं में विभक्त होती है और उसके बाद पुनः मिल जाती है। यह नदी अपने मार्ग में 3 बार 2 जलधाराओं में विभक्त होती है। और पुनः मिल जाती है। इस प्रकार इसमें 3 द्वीप मिलते हैं। द्वीप की डेफिनेशन क्या थी? द्वीप की डेफिनेशन क्या थी? भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। जैसे इसी प्रकार यही जा रही है कि नदी यहाँ पहाड़ी से कहीं निकली है, निकलने के बाद में ये जलधारा चली, 2 धाराओं में विभक्त हुई, पुनः मिल गई। इसके बाद फिर से 2 जलधाराओं में विभक्त हुई और पुनः मिल गई, फिर 2 जलधाराओं में विभक्त हुई और फिर आगे चली गई। तो ये बीच वाला भाग क्या है भाई? भूमि। और ये भूमि क्या है भाई? ये चारों ओर से जल से घिरी हुई है, तो चारों ओर जल से घिरी हुई है, तो ये क्या है? द्वीप है। और इन द्वीप के क्या नाम है? शिव सुंदरम। पहले नंबर का द्वीप मिलेगा शिव सुंदरम। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। और थर्ड पे आता है श्रीरंगम। ये 3 द्वीप हैं। हिस्ट्री में इनका जिक्र सुना होगा आपने, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में सुना हुआ। अगर पढ़ा है तो इन्हीं द्वीप से संबंधित उनकी जानकारी मिलती है। शिव सुंदरम, श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम द्वीप कावेरी नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में है भी। हाँ,
फिर आगे कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि यह प्रायद्वीप भारत की बारहमासी नदी है। कावेरी प्रायद्वीप की एकमात्र बारहमासी नदी है। ये बारहमासी क्यों है भाई, इसका जिक्र मानसून में बताएंगे वे आपको। और नदियां भी तो बारहमासी हो सकती थी, लेकिन यही एक नदी ऐसी क्यों है कि जो बारहमासी नदी है। जब मानसून आएंगे तो ये वर्षा इस प्रकार से होती है कि जब इस पे आ रही है मानसून तब भी इसमें वर्षा का पानी आता है, और जब जा रही होती है तब भी इसका वर्षा का पानी आता है भाई। अब इस नदी पर 3 बांध आएंगे भी। 3 बांध में पहला बांध आता है शिव सुंदरम बांध। बांध शिव सुंदरम बांध। नेक्स्ट पे बांध आएगा कृष्णा राजा सागर बांध। फिर आएगा मेट्यूर बांध। मेट्यूर बांध। ये 3 बांध आते हैं भी, शिव सुंदरम बांध, कृष्णा राजा सागर बांध और मेट्यूर बांध। कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी में भी। अगर राज्यों का जिक्र करोगे तो ये दोनों कर्नाटक में है और ये तमिलनाडु में है भी। पूछा तो नहीं है आज तक, क्या पता पूछ भी ले। तमिलनाडु। ये कर्नाटक में है। ये कावेरी नदी से संबंधित जानकारी है अभी। सहायक नदियां इसकी कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कावेरी नदी का विवाद भी रहता है अभी। जल नदी विवाद कौन से राज्यों के बीच में रहेगा? ये जितने भी राज्यों से बह रही है ना, उनके मध्य में इसका विवाद है। कावेरी नदी 4 राज्यों से बह रही है। कावेरी नदी का जल विवाद पहले कहां से चली है? कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, पांडेचेरी और तमिलनाडु के मध्य में है। जल विवाद हमने महानदी पढ़ी थी भाई। महानदी में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में जो बेसिन है वो क्या है? महानदी की घाटी है। और महानदी की घाटी उस समय छत्तीसगढ़ में क्या करती है? सिंचाई का काम करती है। और ज्यादा सिंचाई के कारण से क्या कहा गया था भाई छत्तीसगढ़ को? वहां पर अच्छी मात्रा में धान की फसल होती है, जिस कारण छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा। और इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे भी, कावेरी नदी भी क्या करती है अभी? अपना अच्छा योगदान देती है। और कावेरी नदी भी क्या है? धान उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसलिए भाई दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी किसे कहा जाता है? कावेरी नदी क्षेत्र को कहा जाता है दक्षिण भारत का धान का कटोरा। वैसे भारत का धान का कटोरा कौन सा क्षेत्र है? छत्तीसगढ़। ये नोट करो भाई आप।
क्या होगा? कावेरी नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है, इसलिए दक्षिण भारत का दान का कटोरा किसे कहा जाता है? इसी कावेरी नदी घाटी क्षेत्र को। इसलिए कावेरी नदी घाटी को दक्षिण भारत का दान का कटोरा कहा जाता है। दान का कटोरा कहा जाता है। ये कावेरी नदी, सिंपल रूप से कंपैरिजन करेंगे। कावेरी नदी में क्या क्या प्रश्न कंफ्यूज कर सकते हैं कि दक्षिण की गंगा कौन सी है? गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी आएगी? कावेरी। और भारत का दान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। और दक्षिण भारत का दान का कटोरा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का दान का कटोरा। और कौन सी नदी भी रहती है? कौन सी रहती है? मैप से देख लेते हैं अभी कौन सी रहती है। यही है, ये ताम्रपर्णी। इसके बारे में क्या जानकारी रहेगी कि ये तमिलनाडु की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में। ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी उद्गम तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी। ये भी भारत का अपवाह तंत्र कंप्लीट है। नदियां बहुत पढ़ ली या कम रहेगी भाई? बहुत पढ़ ली। अभी जल से संबंधित एक चीज और भी रहती है, भारत की प्रमुख झीलें रहेंगी भाई। कौन से राज्य में कौन सी झील कहां पर आएगी? ये प्रश्न भी तो बहुत बार पूछा जाता है वन लाइनर के रूप में। एक क्लास झील की पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु।